शायद मॉर्निंग शो था, वहां पर एक फिल्म लगी है, नई फिल्म है आक्रोश। तो वो लोग देखने जा रहे थे और बहुत सारी बातें उस फिल्म के बारे में हो रही थी, तो मेरी उत्सुकता काफ़ी जगी कि मैं भी उस फिल्म को देखने जाऊं। उसके पहले अपने छोटे शहर में जहां मैं पढ़ता था, बिहार में, ज़्यादातर जो पॉपुलर फिल्में होती थी वो लगती थी। और दिल्ली आने के बाद अखबारों में या किसी मैगजीन के जरिए ओम पुरी जी के बारे में जानने का मौका लगा, और उसने जो है काफ़ी मुझे उत्सुक किया कि मैं आक्रोश देखने जाऊं मॉर्निंग शो। वो समय ऐसा था जब समानांतर फिल्में सिर्फ एक शो में बहुत दूर के किसी सिनेमा हॉल में लगा करती थी, उनके लिए कोई जगह नहीं थी थिएटर में। जब मैं आक्रोश देखने गया, फिल्म खत्म हुई, उसके बाद दूसरे दिन वापस गया फिर से मॉर्निंग शो में। तब से लेकर के आज तक ओम पुरी जी के हर काम को मैंने बहुत निकट से देखा, और शायद जो रास्ता मैंने चुना, जिस तरह की फिल्मों को करने की जिद ठानी, उसमें ओम पुरी जी की जो काम था उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी शुरू की फिल्म आक्रोश से ये मेरी यात्रा शुरू हुई थी, और दिमाग में कहीं ना कहीं ये जिद पनपने लगा था कि काम करना है तो ऐसा करना है, किसी रास्ते जाना है तो शायद इसी रास्ते जाना है। तो सबसे पहले तो मैं ओम भाई को हमेशा ये बात फोन पे या जब भी मिलते थे तब मैं उनको बार बार बोलता था, और जिस तरह के व्यक्ति थे, अगर आप में से किसी ने भी उनको निकट से जाना हो, वो हर कॉम्प्लीमेंट को हंस करके टाल दिया करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी महानता का बोझा ढोया नहीं। एक फिल्म कर रहे थे हम लोग, चक्रव्यूह, प्रकाश झा जी की फिल्म थी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक रेस्ट हाउस था जिसमें कि हम 5-6 जो है मेन कलाकार ठहरे हुए थे, और साथ में निर्देशक भी थे। और हर शाम को शूटिंग के बाद अपनी अपनी वर्जिश करने के बाद बाहर कुर्सी लगा के अपने अपने कमरे के हम लोग बैठा करते थे, और ओम भाई भी आ जाया करते थे वहां। हर कोई कहता है कि अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन इस शहर में आने के बाद मेरी इस कहावत से मेरा विश्वास थोड़ा उठ रहा था। लेकिन जब जब मेरा विश्वास इस कहावत से उठा, तब तक ओम भाई मिल गए। तब लगा कि नहीं, शायद सही है। इतना महान एक्टर होने के बावजूद कभी भी सामने वाले को, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, चाहे वो इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति हो, सबसे एक तरीके से मिलना मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। वो हमारे ओम भाई थे। हमारे चक्रव्यूह फिल्म के एक छोटे से छोटे रोल को करने वाला, या एक चाय लेके आने वाला स्पॉट बॉय, या फिर उसी सेट पे, उसी लोकेशन पे निर्देशक, या उसी सेट पे कोई नामी ग्रामी एक्टर, सबके जो ओम भाई के साथ संबंध थे वो बराबर के थे। ओम भाई के लोकेशन पे आते ही बड़ी खलबली मचती थी, और वो खलबली ऐसी नहीं होती थी कि कोई बहुत बड़ा स्टार आ गया। महान तो थे ही, सभी जानते थे उनके बारे में, लेकिन वो खलबली इसलिए मचती थी कि उनका ओम पुरी आ गया, उनके ओम भाई आ गए, उनके ओम जी आ गए। एक रात हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, बबुआ मुझे अपनी फिल्में दिखाओ यार। तो मैं उनको फोन पे
मुंबई आने के बाद बोला करता था कि ओम भाई मेरी ये फिल्म है, आप देख लीजिएगा। वो देखते थे और वापस फ़ोन करते थे और अपनी जो भी उनकी प्रतिक्रिया होती थी देते थे। हाल फिलहाल में मैंने उनको कहा कि ओम भाई एक फिल्म है मेरी अलीगढ़, आप देखने आएंगे? उन्होंने कहा कि मैं तो हुई नहीं, लेकिन जब लगेगी तो बता देना। मैंने उनको मैसेज कर दिया कि ओम भाई मेरी फिल्म प्रदर्शित हो गई है और आप कहीं भी देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं टिकट लेके आ जाऊंगा जब आप मुंबई में होंगे। फिर मैं भूल गया। उसके बाद भोपाल से उनका एक दिन अचानक रात को फोन आया, अरे यार यहां तो लगी ही नहीं है। मैंने कहा ओम भाई ये बहुत छोटी फिल्म है, भोपाल में नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा, ये आक्रोश टाइप की है क्या? मैंने कहा ओम भाई आप इसके बाद कहाँ जाएंगे? मैं लखनऊ जाऊंगा। ठीक है, तो शायद वहां लगी होगी। फिर उसके बाद मैं भूल गया। रात को उनको अचानक फोन आया तो मैंने उनका नाम देखा फोन पे, तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने अलीगढ़ देख ली। मैंने कहा कि आपने देख ली? तो उन्होंने कहा अरे बबुआ, यहां पर के जो एसपी पे हैं वही तुम्हारे गांव के हैं, तुम्हारी उनसे मैं बात कराता हूं। अलीगढ़ तुम्हारी यहां भी नहीं लगी है, मैं बाद में देख लूंगा। फिर उन्होंने एसपी साहब से बात कराई। फिर एक दिन अचानक इसी तरीके से हर 15-20 दिन के अंतराल में उनका फोन आता था और हर बार मुझे लगता था कि इन्होंने अलीगढ़ देख ली। लेकिन वो साथ में जो बैठा होता था उससे बात कराते थे और साथ में ये भी बोलते थे कि बबुआ मैंने अलीगढ़ देखी नहीं, यहां लगी ही नहीं। मैंने कहा ओम भाई बड़ी छोटी सी फिल्म है, ये 2 महीने कहीं नहीं चलने वाली है। इस तरह का नाता उनके साथ। लेकिन ये सारा प्रसंग दिखाता क्या है एक शख्सियत के बारे में? ये प्रसंग ये दिखाता है कि जिसके साथ भी वो जुड़ते थे उसके साथ पूरी तरीके से जुड़ते थे। अगर अलीगढ़ की बात मैंने उनसे की थी तो 4-5 महीने तक हर शहर में ढूंढते रहे अलीगढ़ को। ऐसे थे हमारे ओम भाई। अगर आप उनके साथ बात करने बैठ जाओ तो आपको नींद आएगी, उनको नींद कभी नहीं आती थी और हर बार बोलते थे अरे कुछ देर और बैठो, कुछ देर और बैठो। बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। और मैं आपको सही कहूं तो ओम भाई के साथ मेरे बातों का सिलसिला कभी खत्म होगा भी। मैं हमेशा आज भी जब मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं उनके फोटो की तरफ देख करके उनके हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये तस्वीर, वो उनकी यादें हमेशा मुझसे बात करती रहेंगी। ओम भाई जहां भी हैं खुश रहें और उनकी आत्मा को बहुत खुशी होगी अगर हम लोग खुश रहेंगे। धन्यवाद। मैं इंफा के प्रेसिडेंट टीपी अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। ओमपुरी साहब ने आपकी फिल्म की। जब भी साथ थे पंडित जी, अश्विनी चौधरी और मैं, अपार्ट फ्रॉम द शॉक जैसे नाम लेते थे ओम जी का, तो कोई उनका एक मजाकिया किस्सा, कोई उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका बोलने का अंदाज वो याद ना आ जाए और हम मुस्कुराकर बात ना करें पूरे दिन, ऐसा हुआ नहीं। ओम जी मीन्स लाफ्टर, हैप्पीनेस, खुशी। पूरा दिन उस शौक के बावजूद हम मुस्कुराते रहे, ओम जी को याद कर करके, उनका नाम ले लेके। तब यह ख्याल आया कि यार एक शाम ऐसी ही रखी जाए जहां जो ओम जी थे, जो उन्होंने हमारी जिंदगी में बांटा, जाने अनजाने, हम में से बहुतों को डायरेक्टली जानते थे, किसी को नहीं जानते थे, बतौर एक्टर, बतौर एक शख्स के तौर पर,
जो जादू बिखेरा हमारी जिंदगी में, जो खुशी बिखेरी, वो खुशी आपस में बांटते हैं, क्योंकि शायद ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस तरह की शख्सियत को। ऐसे लोग फिजिकली जाते हैं लेकिन जाते तो हैं, इज गोइंग टू रिमेन देयर फॉरएवर सबके दिलों में, और सबके करीबी थे। शायद एक कमाल की बात जो मुझे लगी, संजीव पुरी ने मुझसे पूछा, यार आप ओम जी को कब से जानते हैं? यार पहली बार उनको मिला था मैं 20 साल पहले, अलकाजी साहब को फेलिसिटेशन कर रहे थे, वहां पर ओम जी बोलने आए थे, तब पहली बार मिला था। फिर कुछ काम तो, अच्छा 20 साल से जानते हो? मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था सुनने में कि हाँ मैं 20 साल से ओम जी को जानता हूँ, या ओम जी मुझे 20 साल से जानते हैं। मैं घर गया, वाइफ से बात हो रही थी, मैंने कहा यार ये सवाल मुझे पूछा उसने, और फिर मैंने सोचा ओम जी मिले थे तब जानते नहीं थे ओम जी, लक्ष्य में काम किया पहली बार। फिर मैंने जिक्र किया कि सर हम गुरु भाई भी हैं, अलकाजी साहब आपके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, वहां से एक रिश्ता बना। जब जब मिले शूटिंग्स पर मिले, कुछ 5-6 फिल्में साथ में की हुई, राजस्थान में एक लंबा समय बिताया एक फिल्म के लिए, परिवार वाले भी मिले, बेटी मेरी मिली उनसे। तो घर उनके एक बार गया बस, ओकलैंड पार्क वाले में, वो भी जब सिंडा में वो प्रेसिडेंट बन गए तब साथ में थे, थोड़ा और ज्यादा वक्त बिताया। तो ऐसे देखूं तो मुलाकातों की अगर तादाद देखूंगा तो शायद मैं करीबी नहीं था, या दावा भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद मैंने वाइफ से पूछा ऐसा क्यों लग रहा है यार कि कोई फैमिली मेंबर चला गया, वो यकीन क्यों नहीं हो रहा? एक बात जो आई थिंक मनोज ने भी बोली थोड़ी देर पहले, यार वो जिससे मिलते थे पूरा मिलते थे, और ऐसे बहुत कम लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम लोग 4 लोगों के साथ बैठे होते हैं तो कुछ लोगों से फोन पर मिल रहे होते हैं उस दौरान, कुछ लोगों से आधे अधूरे मिल रहे होते हैं। ओम जी या तो मिलते नहीं थे जिससे नहीं मिलना है, लेकिन जिससे मिलना है वो 100% ओम। तो आपको लगता था कि यार जब पूरा का पूरा मेरे सामने निछावर है एक शख्स, मैं वाकई बहुत करीबी हूंगा। ये एहसास उन्होंने हम सबको दिलाया, और आपस में रश्क भी होता है मुझसे जब कोई ज्यादा बोलता है कि मैं ज्यादा करीबी था, जलन भी होती है, बिकॉज हम सब थोड़े पॉजिटिव हैं ओम जी के बारे में। और एक मासूमियत जो अंत तक नहीं छोड़ी उन्होंने, बचपन अपना जो साथ में समेटे रखा, वो मासूमियत अदाकारी में भी दिखती है, उनकी शख्सियत में भी दिखती है। और खासकर ये फोटोग्राफ जब मुझे अश्विनी चौधरी ने दिखाया, बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है, आई थिंक कैप्चर करता है उनके एसेंस को। और इस फोटोग्राफ से मुझे एक किस्सा याद आता है। हम लोग बाबर एक फिल्म की थी हमने, तो प्रमोशन के लिए गए थे लखनऊ से फिर कानपुर जाना था, और उस वक्त लखनऊ कानपुर की सड़क बहुत खराब थी, 2.5-3 घंटे का सफर था। ओम जी ने तो कल्टी मार दी, बोले यार मेरी तो बैक में प्रॉब्लम है यार, मैं तो यार कौन खाना है झटके गाड़ी में यार, तू जा। मैं परेशान, मैंने कहा अकेले जाऊंगा और अकेले वापस आऊंगा। मैं मनाता रहा, ओम जी सर चलो ना। हम इवेंट से वापस आ रहे थे, होटल में गाड़ी में मैं पूरी कोशिश कर ली, हर हथियार मैंने आजमा लिया, हर पैंतरा कि ओम जी किसी तरह मान जाए, कंपनी अच्छी हो जाएगी, वापसी का सफर अच्छा हो जाएगा। मैं ओम जी वापसी में यार बियर पीते पीते वापस आ जाएंगे यार, प्लीज मान जाओ। होटल आया, मुझे देखा, ये एक्सप्रेशन था, सीधे बोले चल हट चुड़ैल। गाड़ी से उतरे, चले गए। वो चल हट चुड़ैल वो इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था, वो जिंदगी भर साथ में रहेगा। और अब अनकन्वेंशनल सी शाम है, बोलने वाले बहुत हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो लोग जो हमारे मित्र जिनको जल्दी जाना है, मैं नीचे रहूंगा, वो चुपचाप बता दें, ताकि मैं यहाँ खड़े व्यक्ति को बता दूंगा कि भाई अगले स्पीकर इनको आप बुला लें। तो इसके साथ मैं यहाँ से हटता हूँ। रवि जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। नमस्कार सभी का। मैंने एक पितातुल्य गुरु खोया, या एक दोस्त खोया, या एक पता नहीं, बहुत 4-5 फिल्में हमने की साथ ओम जी के साथ, और बड़ा भाग्यशाली रहा कि पिछले 1 महीने हम लोगों के बड़े साथ भी थे। बनारस में थे, एक फिल्म कर रहे थे, बनारस 2006 बॉम्ब ब्लास्ट पे फिल्म थी, तो बड़े मस्ती में थे वो। उनके दुख गम सबको पता है,
मुझे भी पता थे, क्योंकि हम लोग मुझे बड़ा देसी मानते हैं कि तू तुझसे बड़ी गांव की महक आती, मुझे बोले तू बड़ा देसी मुंडा है। और मनोज भाई को जैसे बबुआ बोलते हैं, मुझे भी बबुआ बोलते हैं। और ये भी हुआ कि उस दिन जो डिबेट में बड़ा हंगामा हुआ इस देश में, ये देश भी हमारा अद्भुत है। तो उस दिन मैं भी उस डिबेट में, मैं दिल्ली में बैठा था, ये लखनऊ में, और उनको कुछ प्रवोक करके कुछ पूछ लिया गया होगा। शूटिंग से आए थे, जबरदस्ती उनको माइक निप्पल लगा दिया होगा कि बोलिए बोलिए, तो बैठ के कुछ बोलने लगे होंगे। अवहड़ आदमी थे, अवहड़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन छेड़ देते थे, क्योंकि वो अवहड़ यहाँ से, और कलाकार मुझे लगता है यहाँ से नहीं सोचते, वो यहाँ से सोचते, इसलिए कलाकार हो। और वो ओम जी थे, उन्होंने बोला, मैं भी था डिबेट में, मैं उनको देखा था, टीवी पे देखा था। वो बात गई, उसके 2 दिन बाद हमको बनारस मिला, और हंगामा तब तक देश में त्राहिमाम मचा था, सब लोग गरिया रहे थे, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है, जिसको जो मन में आ रहा था बोले जाता। और हम लोग बनारस मिले। बनारस क्या मिले, हम लोग तो मुंबई एयरपोर्ट से ही साथ चले, कॉफी वॉफी पिए। तो मुझे लगा कि भाई लोग बड़ा गाली देंगे, लेकिन मैं देख रहा था कि फोटो खिंचवाने वाले की तादाद बहुत बढ़ गई, और सेल्फी बहुत खिंचाए जा रहे थे लोग। बनारस तक, हमको लगा बनारस में हड़कंप होगा, क्योंकि इतना आग लगी हुई थी देश में, ये देशद्रोही आ गए और ये फलाना फलाना बहुत सब। तो वहां देखे तो और ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। और फिर रात हम लोग साथ बैठे, अक्सर उनको ईस्ट टू लव ड्रिंक, तो शराब बहुत पसंद करते, उनको मजा आता था, आनंद लेते थे, क्योंकि उसमें और मस्ती में आते थे। उनके अंदर का बालक है ना मिश्रा जी, मिश्रा जी, हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया मिश्रा जी, और कई सालों से ओम जी के साथ हम लोग अच्छा समय बिताया। मिश्रा जी आपको बहुत प्यार करते थे, पत्नी की तरह। रात में बैठे, अचानक तो थोड़ा एक क्षण के लिए उदास हो गए, बोला अरे क्या हुआ बाबा, कहाँ निकल गए? तो बोले नहीं यार बबुआ, एक गलती हो गई। वो टीवी पे हम बोलते, मैं बोला छोड़िए ना, हटाओ, बोल दिए, खत्म, आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। ये देश को 2 दिन में सब भूल जाता है, ये देश की याददाश्त बहुत कमजोर है, 2 दिन लगता है, तीसरे दिन किसी को कुछ याद नहीं। तो आप इतिहास उठा के देखिए इस देश का। मतलब छोड़िए ना, बोल दिया, हो गया, निकल गया, छोड़ो, हटो जिसको। तो बोले नहीं यार मैं उदास हूं। तो मतलब तब क्या करना है, हम दोनों अकेले बैठे थे, मिश्रा जी बीच बीच में ड्रिंक सर्व कर रहे थे। बोले मुझे उस सैनिक के घर जाना जिसके बारे में मैंने बोला था, बबुआ उसके घर वाले हम पर कहीं अटैक वटैक तो नहीं करेंगे? तो मैं बोला हैं, तो इटावा था, तो हम इटावा के एसपी वगैरह से बात किए, पुलिस फोर्स से बात किए यूपी में। बोला ठीक है आप चलिए, आपका बाल बांका नहीं हो भाई, हमारी जिम्मेदारी। और उनकी पूरी पूरी सुरक्षा वगैरह करके वो वहां गए। 10 लाख रुपया उन्होंने उसको दिया, हमको नहीं बताए थे। वहां जाके फिर उन्होंने फोन किया कि मेरे बबुआ 10 लाख रुपया दे दिया। उस सैनिक को वहीं हवन करवाए, वहां जम के रोए, बोले बहुत रोए रवि। बोला ठीक है, वो रोए हुए। उसके बाद आए, फिर एक दिन रात हम बैठे, बोले यार मैं नसीर सर कहता हूँ, नसीर भाई कहता हूँ, वो भी हमारे बड़े अजीज। बोले नसीर की बहुत याद आ रही। ऐसी ही रात वापस, क्योंकि बनारस काफी दिन का लंबा शेड्यूल था हमारा, पिछले महीने ना मिश्रा जी, हाँ। तो बोले नसीर की बहुत याद आ रही। तो बोला अरे आपके तो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, रूम पार्टनर हैं, तो रूम के किस्से कुछ सुनाए, कुछ बातें मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोले बबुआ ये घड़ी पहना हूं मैं, घड़ी दिखाया, ये नसीर ने दी है। मैंने जिंदगी में उसके बाद कभी घड़ी नहीं खरीदी, मैं नसीर वाली घड़ी पहनता हूँ और मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, वो मुझे बहुत याद आता है। अब मैं उसकी इतिहास, उसकी डिटेल में कुछ बातें थी वो जो मैं अपने तक रखना चाहता हूँ। वो दोनों की मित्रता की बहुत बहुत सुंदर मित्रता, नसीर सर की और ओम जी की बहुत सुंदर मित्रता। वो मैंने अपने कान से सुना, वेरी लकी, वो मैं अपने दिल में रखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर मित्रता और बहुत सुंदर बातचीत, कुछ मैसेजेस की बातचीत दोनों की बहुत सुंदर।
तो ऐसे थे, फिर मैंने 15 दिन 20 दिन पहले, डेथ के 15 दिन पहले अपने घर पे डिनर पे बुलाया, और मैंने कोशिश की नसीर भाई को भी बुलाऊं और ओम जी को भी, और दोनों मित्र को मिला। तो ये आ गए 9 बजे, पार्टी शुरू होनी थी मेरे घर, ये 9 ही बजे आ गए। और मैं ऐसे उनके चरण छुआ, तो क्या स्वागत, फिर उनके स्वागत में दिशु भाई थे हम लोग ने, जश्न शुरू हुआ मेरे घर। उनको मेरे घर की छत बड़ी अच्छी लगी, वो छत पे बैठे रहे और सिलसिला चलता रहा। तो मुझे बोले कि मैंने मैसेज नसीर सर तक पहुंचाया, तो शायद फिर वो बातचीत कुछ रही या नहीं रही पता नहीं। वो इंतजार करते रहे, सुबह 4 बजे पार्टी चलती रही, और हम दिशु भाई, हम लोग 3 लोग खाली बैठे रहे छत पर, और सुबह के 4 बजे। और पता नहीं उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। लेकिन उसके बाद नीचे उतरे, गाड़ी के ऊपर चढ़े, तो हमको लगा नेताजी खड़े हैं। हम बोला नेताजी की जय हो, नेताजी चुनाव जीतेंगे। हम और दिशु भाई उनकी मजाक और हम लोग की खिंचाई किए। दिशु भाई को बहुत चुम्मी मारे, मुझे बोले चल बबुआ जाता हूँ मैं, और फिर मिलेंगे। और वही 15 दिन बाद मैं जहाज चढ़ रहा था गुजरात जाने के लिए, जहाज ही में हम ट्विटर पढ़े कि इज नो मोर, तो मैं ना उतर पाऊँ, दरवाजा बंद हो गया, मैं उनकी लास्ट राय उसमें रिचुअल्स में भी नहीं रहा। और लेकिन स्माइलिंग चेहरा, मस्त रहे, बेटे को बहुत प्यार करते हैं, जिंदगी को बहुत प्यार करते हैं, और बोले थे मैं बोझा नहीं बनूंगा कभी, और ये बोले थे मैं बोझा नहीं बनूंगा, ऐसा तड़ से चला जाऊंगा और शौक दे दूंगा सबको। ये था उनका, ये बड़ा आनंद था, मतलब अद्भुत थे, अद्भुत थे, जितने अद्भुत कलाकार उतने अद्भुत इंसान। और नहीं तो कोई किसी को, हम लोग हजारों बातें, वो सैनिक के परिवार को जाके नहीं जानते थे, वहां जाके पैसा इतना देना, वो ऐसे ऐसे बांट रहे थे। एंड में एक पीआरओ को हम मिलवाए थे लखनऊ में, उसको 50,000 की गड्डी दे दी। वो ऐसे लग रहा था सबको मैं बांट के चला जाऊं, और बांट रहे थे, बांटने में लगे हुए थे। आखिर में सबको सब कुछ दे देना चाहते थे, और उनको पता, बोले मैं एक छोटे से मकान में ओकलैंड पार्क में रहता हूँ, मेरी ऑफिस थी, और बस रवि यही जिंदगी। मतलब वो, लेकिन बहुत अद्भुत थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ पाया उनसे, और ये पाया कि सब कुछ यहीं रह जाता है। और आज देखिए ना, पूरा ये हाउस पैक शो, लास्ट शो भी, मतलब इनके जितने शोज होते रहेंगे ओम जी के, सब ऐसे हाउसफुल रहेंगे जैसे आप। Sushant, I request Seema Kapoor ji to come and share her best moments. I think nobody better than Seema ji can share. अरे माइक तो नीचे है। सबके लिए कुछ कहना मुश्किल है, कठिन है। कठिन इसलिए नहीं कि शब्दों का अभाव है, कठिन इसलिए कि साइंस में शायद 3 या 4 डायमेंशन होते हैं, और योग वशिष्ठ में 16 डायमेंशन होते हैं। पुरी साहब के हजारों डायमेंशन थे। मैं आज सबको सुन रही हूँ तो मुझे ईर्ष्या सी हो रही है कि वो सबके थे, किसी एक के नहीं थे। और कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि शायद इतना ज़्यादा जब होता है तो थोड़े से में कहना बहुत मुश्किल होता है। उनको एक कविता बहुत पसंद थी जो मैं अक्सर उनको सुनाया करती थी, दुष्यंत कुमार की। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो न हो, आकाश सी छाती तो है। और एक शेर उनको मैं नजर करती हूँ, जरूर सुन रहे होंगे, और यही है, हम लोगों के साथ है वो, तो मैं उनको सुनाती रहती हूँ। जो न मिल सके वो बेवफा,
ये बड़े अजीब सी बात है। जो न मिल सके वो बेवफा, ये बड़े अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। कमल गुप्ते, अमल गुप्ता। हजरत नमस्कार। एक बात जो हमारी सेंचुरी को एक मुकाम तक पहुंचा रही है, वो बात है सिनेमा का अन्वेषण। और इस छोटे से बड़ी डिस्कवरी या इन्वेंशन से ओमपुरी इज गोइंग टू बी अलाइव फॉरएवर। तो चाहे मैं पर्सनल बातें नहीं कर रहा हूँ, बट एज अ फॉलोअर, एज अ लवर, चाहे वो सदगति हो या आक्रोश, अर्धसत्य, और फिर गियर बदल के जाने भी दो यार, चाची 420, मंडी का वो फोटोग्राफर, तो ये इतने सारे जो रंग उन्होंने भरे हैं, I think it's going to be there for later generations to learn from. और वो ऐसे गुड पीरियड जो कहते हैं, उसमें उनका भाग जो था पैरेलल सिनेमा में, जहाँ लोगों ने असली भारत को दिखाया। अभी मल्टीप्लेक्स भारत दिख रहा है, टिकट के हिसाब से पिक्चर बनती है, लेकिन पुरी साहब के दौर में उनकी 2 पिक्चरों में तो मैं साथ में था, होली में था 1984, और इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर मैं मिर्च मसाला में निर्देशन सहायक था केतन मेहता का। एक बड़ी बात जो मुझे छाती पीट के कहनी है कि पुरी साहब ने मेरा बंगाल लैंसर्स का मिलिट्री शर्ट पहना था, मिर्च मसाला। इससे बड़ी बात मेरे लिए, क्योंकि मैं बौना हूँ, वो बहुत बड़े दिग्गज रहे हैं, और दूसरी बात उनका ईशान की तरफ का प्यार, क्योंकि मैं भी को पेरेंट था लेसन मॉन्टेसरी स्कूल में, बहुत नज़दीक से उनको एक सामान्य पापा की तरह आकर हर चीज़ में अपना फर्ज निभाकर स्कूल को आगे जो बढ़ावा दिया उन्होंने, वो दर्शनीय। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि छोटी उम्र छोटी बात होनी चाहिए। महाराज दोस्तों नमस्कार। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ पर आज जमा होंगे, क्योंकि अक्सर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और जब इस तरह की कुछ बात होती है तो लोग नहीं आते हैं। लेकिन ये देखकर ये लग रहा है कि ओम, मैं ओम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओम मेरा क्लासमेट था, और मैं उसको ओम जी नहीं बोल सकता, क्योंकि दिल तो मेरा कहता है कि ओम जी ही बोलूं। लेकिन क्योंकि हम साथ में FTI में 1974 से साथ में थे, मुझे याद है कि FTI में जब हम दाखिल हुए तो हमारी क्लास में 11 एक्टर थे, मेल्स, 7-8 लड़कियां थी। उस समय आपको सबको पता ही है कि 74, 75, 76 में, उस जमाने में 70s 80s में कन्वेंशनल हीरो का जमाना था। मतलब अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो कम से कम 5 फुट 10-11 इंच हो, अच्छी बॉडी हो, शक्ल भी अच्छी खासी हो, तब एक्टर इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है, वरना नहीं करती। इस तरह की एक धारणा थी, सब इसी तरह के एक्टर आया करते थे उस जमाने में। तो जब सिलेक्शन हुआ तो 10 एक्टर तो वहाँ पहुँच गए टाइम पर FTI में, जो डेट थी एंट्रेंस के उसके हिसाब से। लेकिन एक तरह देर से पहुंचा, वो मैं था। अब क्योंकि मेरा नाम राकेश बेदी है, तो पता नहीं ये कैसे धारणा ये फैल गई कि राकेश बेदी कुछ कबीर बेदी का लगता है। तो लोगों ने अपने मन में ही एक इमेज बना ली कि एक 5 फुट, बाकी जितने भी थे वो सब 5'11" से कम कोई नहीं था, सब
लंबे चौड़े थे, एक मैं ही सबसे छोटा। तो लोगों को लगा कि ये भी जो राकेश बेदी आ रहा है तो शायद ये भी कबीर बेदी की फैमिली से है, ऐसा कुछ धारणा पता नहीं क्यों बन गई। तो उनको लगा कि एक 6 फुटा नौजवान कोई आएगा। तो मैं 1-2 दिन जब लेट पहुंचा, मैंने क्लास में एंट्री मारी, तो उसके बाद मुझे भी याद है कि ओम मुझे कोने में कहीं मिला और उसने कहा, एक मोटी सी गाली थी पंजाबी में, और तू राकेश बेदी है? मैं कहा हाँ जी। फिर तुम देखना होगा। तो मैंने क्यों डरे हुए थे मुझसे तुम? बोला नहीं यार, हमको लगा कि कोई कबीर बेदी का वो आ रहा है। तो क्यों, क्या उस वक्त क्या होता है कि जब आप क्लास में जा रहे होते हैं, एक कंपटीशन की बड़ी भावना होती है कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इसको जल्दी काम ना मिल जाए, ये कुछ ज्यादा आगे ना बढ़ जाए जिंदगी में। तो इस तरह की एक फीलिंग सब में होती है, क्योंकि आप दोस्त तो बने नहीं होते, पहला दूसरा दिन नहीं होता है क्लास में। और दूसरी बात, इसको देख जब मैं अभी भी सोचता हूँ मेरी आंख फीकी हो जाती है। FTI में एक दिन ओम ने ऐसे ही सुबह जिक्र किया कि यार आज मेरा बर्थडे। तो हम सब ने कहा यार, मैं किसके साथ था, 3-4 लोग थे, मैं था, सतीश शाह था। हमने कहा यार ओम, आज तो केक होना चाहिए। हाँ केक होगा शाम को, डेफिनेटली केक होगा। मैं कहा पक्का? बोला हाँ केक का इंतजाम मैं करूंगा, आज मेरा बर्थडे है यार, बड़े दिनों से केक भी नहीं काटा। और आजकल जिस तरह की प्रथा है, आजकल किसी भी घर में बच्चे का बर्थडे हो तो केक फौरन आ जाता है, लेकिन उस जमाने में इस तरह से नहीं होता था। तो हमको लगा भाई आज FTI में जब हमारी कड़की का जमाना था, खाने के पैसे कम होते थे, मुश्किल से गुजारा होता था, उस वक्त उन दिनों में केक मिलेगा शाम को, तो एक बड़ी एक आशा सी शाम तक बनी रही कि आज शाम को केक खाने को मिलेगा। ओम अरेंज कर रहा है कहीं से, तो केक मतलब पार्टी, छोटी सी पार्टी और केक। शाम के मेरे रूम में बैठे हुए थे 2-3 लोग, शाम के 7-8 बजे, ओम का पता नहीं, और उस जमाने में मोबाइल वगैरह था आपको पता थे ही नहीं। सडनली दरवाजे पे मेरे नॉक हुआ और ओम अंदर आया, उसके हाथ में एक थैला था। तो मैंने कहा ये क्या है? बोला केक। केक दिखाई तो नहीं दे रहा। बोला 1 मिनट है। उसने थैला खोला, उसमें से 5-6 कप केक निकाले, जो छोटे होते हैं ना, वो उस जमाने में 30 पैसे का एक आता था, 30 पैसे का एक। तो तकरीबन वो 6 केक 1 रुपये 80 पैसे के थे। तो वो केक निकाले और हमने भी उसको इतना एंजॉय किया। वो 6 केक हमने टेबल पे रखे, उन 6 केकों के सेंटर में एक मोमबत्ती जलाई, ओम से फूंक मरवाई और वो केक काटे और हमने खाया। ये जब भी इस बात को याद करता हूँ मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। और दूसरी जो मुझे एक बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात मुझे याद है कि जब गांधी फिल्म बन रही थी तो रिचर्ड एटनबरो यहाँ पर आए थे और साउथ बॉम्बे के एक होटल में ठहरे हुए थे और कास्टिंग कर रहे थे। तो मैं भी उस जमाने में स्ट्रगल कर रहा था, ओम भी कर रहा, ओम को हर अच्छे रोल मिल चुके थे। तो मुझे पता चला कि वहाँ कुछ एक्टर्स जा रहे हैं रोल पाने के लिए, तो मैं भी वहाँ चला गया। मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी गांधी की, तो मुझे जो भी चुनिंदा रोल थे उनके बारे में कुछ आइडिया था। तो मैं रिचर्ड एटनबरो से मिलकर बाहर निकला कमरे में से, तो मुझे ओम मिला बैठा हुआ। तो मुझे उन्होंने वेट करने के लिए बोला कि आप वेट कीजिए, आपको बताते हैं क्या डिसीजन है हमारा। तो मैं बैठा रहा, बाद में थोड़ी देर बाद ओम निकला। मैंने कहा ओम क्या हुआ यार तेरा? बोला मेरा हो गया। मैंने कहा कौन सा रोल? तो उसने रोल बताया। मैंने कहा वो बहुत छोटा रोल है, वो तो खाली एक सीन है यार, तू वो रोल करेगा? तो मुझे अभी भी याद है, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे बेदी बोल रहा, और बेदी देखिए मैं एक सीन जी फाड़ के रख दिया। और मुझे इतना अच्छा लगा कि आज ये फोटो जो है ये उसी सीन की है, ये यहाँ तो आप इमेजिन कीजिए कि जो अच्छा कलाकार होता है उसको रोल की लंबाई का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ एक सीन। और आज हमको याद कर रहे हैं, आप स्टेज पे ये फोटो लगी है, ये मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहा वो। उसके बाद भी और कई जगह हम मिले, जब भी मुझे मिलता था एक ही बात बोलता था, यार बेदी कोई जोक सुना, कोई जोक सुना। अब मुझे याद है कि अभी कोई 6-8 महीने पहले की बात है, हम लोग कहीं जा रहे थे, वो कहीं और जा रहा था, मैं कहीं और जा रहा था, तो एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई।
तो लॉन्च में हम बैठ गए, तो मैंने उसको देखा, तो देखते ही मैं उसके पास गया, मैंने कहा ओए हम जो सुनावा तुम, लेकिन मैं ठहर गया। तो कुछ फोन पे था और कुछ उसकी पर्सनल इश्यूज थे, वो फोन पर तकरीबन आधा घंटा लगा रहा और मुझे अफसोस है ये फ्लाइट अनाउंस हो गई, मुझे जोक सुनाने का टाइम नहीं मिला उसे। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी हो खुश रहे, लेकिन हमारे दिल में तो हमेशा रहेगा। गॉड ब्लेस हिम। एक एहसास है, रूह से महसूस करूं, हाथ को छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। आई डोंट नो कि मेरा उनके साथ जो संबंध था उसे मैं किन लफ्जों में बयां करूं, वो रिलेशनशिप था, वो किस तरह की फ्रेंडशिप थी। बिकॉज कई सालों तक हमने कभी इकट्ठे काम नहीं किया, 25 साल। एक चीज जो हर साल मुझे उनसे मिलती थी वो थी झप्पी, और ऐसी जादू की झप्पी मुझे और कोई नहीं देता था। कई सालों तक वो झप्पी हमेशा मुझे मिलती रही, लेकिन उनकी जो लाइनें थी वो बदलती थी। और वो रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार था। पहली मुलाकात थी, रजत, हैव वी वर्क टुगेदर? मैं कहा नहीं हो जी। 2 साल बाद, रजत, वी हैव नॉट वर्क टुगेदर? मैं कहा नहीं हो जी। 2 साल और बीते, रजत, वी मस्ट वर्क टुगेदर। 2 साल और बीते, रजत, व्हाई आर वी नॉट वर्किंग टुगेदर? कई और साल। मैं क्या रजत, वी हैव टू वर्क टुगेदर। 2 साल पहले ये मौका मिला, हमने सिर्फ एक ही सीन किया था और 5 मिनट में खत्म। तो मेरे पास आए, कहे कि रजत, कोई गल हुई, मैं तो आऊं खत्म हो गया। तो मैं क्या, मुझे क्या करे, पर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज कही, कोई नहीं, ड्रिंक तब बनती है शाम को, आ जाइए मेरे कमरे च। That was my relationship. I think we spent more time off screen than on screen, as you know. We only did one scene together. But वो शामें, वो जरूर याद है। और मेरी अपनी पहली फिल्म की लाइनें मुझे याद आती है जब मैं उन शामों के बारे में सोचता हूँ। ये शामें, सब की सब शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? घबरा के उन्हें जब याद किया, क्या उन शामों का अर्थ नहीं? And I think the biggest thing and the greatest thing about him, we are here to celebrate his work, his contribution to Indian cinema. But for me, वो हमेशा, because of his attitude and his humility, he will always be an example. He will always be that symbol to look up to. वो हमेशा एक मिसाल मेरे लिए थे और हमेशा रहेंगे। थैंक यू जी। नमस्कार। जितने लोगों को सुन रहे हैं, जितने किस्से सुन रहे हैं, मन कर रहा है सुनते जाएं और ये शाम शायद खत्म ही ना हो। ओम जी जितने बेहतरीन कलाकार थे, जितने बड़े स्टार थे, उनकी एक खासियत थी कि वो, पंजाबी में कहते हैं निगाहपन, जिस निगाहपन से वो आपसे बात करते थे, आपको लगता था कि आपका कोई फैमिली का मेंबर है जो आपसे अभी अभी मिला है। इतना कंफर्टेबल वो आपको कर देते थे। मुझे याद है सीमा दीदी ने एक बार फोन मिलाया और सीमा दीदी का नंबर था और आवाज, that unmistakable baritone voice was Om Puri's, and he said, play करेंगी मेरा नाम?
एंड ही सेड मैं तुम्हारी अमृता को अडैप्ट कर रहा हूँ पंजाबी में, और ये मेरा कमबैक होगा थिएटर में, तो मैं चाहना कि तू अपने मेरे नाल करेंगी। जिस वार्मथ के साथ, जिस अपनेपन के साथ उन्होंने मुझे ये कहा, आई डेफिनेटली हैव टू डू दिस। मुझे जो उनके साथ वक्त बिताने का, उस रिहर्सल के दौरान, उस टूर के दौरान जब हम ये करते थे, चाहे हम लाहौर जाएं, चाहे कनाडा हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, आई रियली गॉट टू नो द पर्सन दैट ओम जी वाज। जितने वो टफ टास्क मास्टर थे, मैंने कई बार उनसे डांट भी खाई और बहुत मजा आता था, बहुत अफेक्शनेट डांट जो कोई आपको अपना बड़ा डांटता है, दैट वाज लवली। लेकिन उसके बाद जो वो पैम्पर करते थे, जो जिस वार्मथ के साथ खाने का उन्हें बहुत शौक था, तो जो भी ढाबा, जो भी कोई जगह हो, जो वहाँ की खासियत हो, वहाँ लेकर जाते थे। एक बहुत खास किस्सा मुझे याद है, और मैं जब भी उससे सोचती हूँ मुझे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। हम लोग पटियाला में थे, नीमराना पैलेस में हम लोग रुके थे, प्ले के लिए गए थे तेरी अमृता के लिए, और ठंड के दिन थे, और इन्होंने कहा मेरी प्रिंसेस हो तुम पूरा प्रिंसेस वीक लो, तो मुझे अकेले पूरी छत पे वहां पे रहना पड़ा, और वो नीचे किचन के पास में छोटे से रूम में रुके, बिकॉज उन्हें खाना खाना था वहां पर। सो सुबह सुबह इनका फोन आया मुझे कि दुर्गा मंदिर चलेगी, तो आई हैड जस्ट वोकन अप, आई सेड हाँ जी। तो ही सेड फटाफट आ जा नीचे। अब मुझे लगा शायद ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं, गाड़ी रेडी है और मैं ही शायद लेट हो गई हूँ, तो फटाफट से मैं रेडी हुई और नीचे गई, तो देखा कि वो अकेले टहल रहे थे गेट के पास। तो मैंने कहा तो हम कैसे जा रहे हैं? तो इसे पैदल। तो आई न्यू कि जो मंदिर है वो इतना पास नहीं है, तो ऐसे पैदल। इसे हाँ ऑर्गेनाइजर सुते होने, मैं नहीं उठा रहा उन्होंने, हम चलते हैं, ये पंजाब है, लिफ्ट ले लेंगे किसी से। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि जहाँ हमें ऐसी आदतें होती हैं बेसिक लग्जरीज, बेसिक कंफर्ट्स की, वहाँ एक इंसान इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा एक्टर, इतना रेगुलर, इतना नॉर्मल कि चल लिफ्ट ले लेते हैं, और बिल्कुल एफर्टलेसली गए पटियाला की सड़क पे, जहाँ पंजाब मतलब, एंड आस्क्स फॉर अ लिफ्ट, और वो आदमी इतना एक्साइट हो गया ओम जी को देखकर कि मुझे लगता है वो हमें मुंबई तक छोड़ जाता। सो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो यार सानू जरा दुर्गा मंदिर ला दे। He said, हाँ जी हाँ जी। हमें मंदिर तक लेके गए। मंदिर में हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, तब तक सबको पता चल गया था कि ओमपुरी आए हैं, तो बहुत रश हो गया वहां पर। तो पंडित इतने सारे हार हमारे पास थे, शॉल्स थे, तो पंडित बोले जी हम आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देते हैं, ड्राइवर होगा उसे फोन कर दीजिए, लाइए हम लगा देते हैं। तो ओम जी मजा लेके उनको बोल दे कि भाई हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, हम ऐसे आ गए। तो बोले नहीं नहीं वो हम कर लेंगे, तुम हमें बस शॉल और मालाएं दे दो। तो शॉल और मालाएं लेकर आधी उनके हाथ में आधी मेरे हाथ में, आई वाज टोटली क्लूलेस कि क्या हो रहा है। हम लोग बाहर गए और मैंने कहा ओम जी अब, तो ही सेड रुक, एंड उन्होंने एक साइकिल रिक्शा रोका, फिर से लिफ्ट मतलब लिफ्ट तो नहीं, रिक्शा रोका और बैठ गए उस पर। और इससे पहले कि मैं रियलाइज करूं, मेरा भी हाथ खींचा माला समेत और हम लोग दोनों रिक्शा में चल पड़े हुए थे, और जितने भटूरे छोले मिलते ना और लेके चल। सो आई वाज सो सरप्राइज, और रिक्शा वाला मुझे लगा उसको अटैक आ जाएगा, बिकॉज जो जो जा रहा था वो पीछे इशारा कर रहा था, देख देख मेरे रिक्शा पे कौन बैठा है। सो एंड ही वाज सो अनफेज्ड, सो अनअफेक्टेड, सो नॉर्मल दैट मैं ये सब नहीं देख रही थी, मैं सिर्फ उनको देख रही थी कि ये इंसान क्या है, इतने इतने खूबसूरत शख्सियत। और उतनी देर में ऑर्गेनाइजर्स आ गए, सबके सॉरी जी आप बता देते हम पहुंचते, लेकिन ही वाज टोटली किस्से सुना रहे थे, जोक्स सुना रहे थे, मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे, एंड आई थिंक जहां जाते थे वहां की जान बन जाते थे। एंड आई थिंक यहाँ जितने लोग आए हैं कहीं ना कहीं उनके दिलों में हमेशा वो जान बनकर रहेंगे, और जहाँ दूसरी तरफ वो बैठे हैं वहां भी मुस्कुराहटें बिखेर रहे होंगे। सो मैं बस इतना ही कहूँगी, जहाँ जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। देखिए है ना, जैसा है कि नमस्कार। मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं था, मैंने पहले ही कहा था एनर्जी से कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन अशोक जी ने मुझे बुलाया यहाँ पे। ओमपुरी
उनके बारे में अभी तक बहुत कुछ कहा गया, कितने अच्छे इंसान थे, कितने अच्छे एक्टर थे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो विदित है। और मेरे लिए ओमपुरी एक गुरु की जगह है, क्योंकि जब मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया, मेरे सीनियर थे ओमपुरी, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो हमारे डायरेक्टर काजी साहब ने कहा कि भाई एक प्ले चल रहा है स्टूडियो थिएटर में, लेसन, और आप लोग फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं आप लोग उस प्ले को देख लीजिएगा। मैं कश्मीर के एक छोटे शहर से बाकदल से आया था, मुझे ज्यादा थिएटर के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बस शौक था कि मैं थिएटर करूं, तो मैं वो प्ले देखने गया और उस प्ले को देख के ऐसा वशीभूत हुआ कि मैंने सोचा कि एक्टिंग ये है जो मुझे मालूम था एक्टिंग के बारे में, वो एक्टिंग नहीं है, ये एक्टिंग है। और कम से कम 80 शो लगातार हर दिन मैंने ओम जी के देखे उस थिएटर में, और हर बार एक नई चीज, एक नई एनर्जी, एक नया विश्वास उस परफॉर्मेंस में मैंने देखा। और वो मेरा पहला सबक एक्टिंग सीखने का, कि एक्टिंग एक्चुअली क्या होती है। तो वहां से आज तक, उसके बाद हमने काफी फिल्में साथ में की हैं, टेलीविजन सीरियल साथ में किए, जिसमें इंडिया किया, यात्रा किया। उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो दिव्या जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, ही वॉज ग्राउंडेड ऑल द टाइम। ही नेवर अपने पैर उन्होंने अपने जमीन से छोड़े कभी नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। शायद मुझे ऐसा रहना बहुत अच्छा लगता है। दो बातें मैं उनकी बताना चाहता हूँ कि वो कितने अच्छे इंसान थे। जब हम यात्रा कर रहे थे, यात्रा में हम सबको एक कंपार्टमेंट मिला था, तो उनको भी एक सेकंड एसी का कंपार्टमेंट दिया गया था, तो वहां पे वो रहते थे। और शाम को जब शूटिंग खत्म हो जाती थी तो सबको ओम जी के कंपार्टमेंट में जाना था। क्यों? क्योंकि ओम जी ने अपने कंपार्टमेंट में अच्छी तरह से सारे नमकीन सजाए हैं। नमकीन सजाने के बाद कुछ और भी खाने की चीजें हैं, और साथ में ड्रिंक्स भी हैं, और जो जिसको आना है वो आए, वहां पे ड्रिंक्स करें और उनके साथ मजे करें, और जो हमारे हंसे खेले। ये तो एक चीज में मुझे लगा कि ऐसा शख्स, ऐसा एक्टर जो कि उस बुलंदी पे था उस वक्त, इतने सिंपल और इतने ऐसे आम जैसे कैसे हो सकते हैं। ये एक मुझे लगता है कि हम सब जो हमारी जनरेशन के जितने भी एक्टर थे, मैं हमेशा कहता था देखो सीखो उनकी से सीखो। देखो यार, इतने महान एक्टर हैं और कितने सीधे साधे इंसान हैं। और जो यहाँ कहा गया था कि एक अच्छे एक्टर को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी। एक और बात, और मुझे अपने साथ ले गए, और जहां फोटोग्राफ थी, जो फोटो खींच रहे थे, कई लोगों ने ये भी कहा, मुझे याद है कि सर आपका एक सोलो, उसने कहा नहीं कोई सोलो होलो नहीं, इसके साथ ही फोटो खींचनी है। एंड जब फोटो हो गए अंदर गए, तो मुझे कान में कह रहे हैं चिंता मत करना, ये मेरे दिन है, तुम्हारे दिन भी आएंगे। आदमी कहीं एक नया एक्टर है, एक नया कलाकार है जो मेरे साथ चल रहा है, शायद ये महसूस ना करे कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। इसलिए ये एनकरेजमेंट, ये इंसानियत, ये और मैंने कहीं बहुत सारे एक्टरों में देखी नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि अगर जो हमारे पास यहाँ लोग हैं, जो नए कलाकार हैं, उनको इसे सीख लेनी चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो मैं हमेशा याद रखूंगा। बाकी मेरे लिए तो लेसन है, गुरु है। मैंने तो मतलब ओमपुरी जी, आप कहते हैं कि नहीं रहे मेरे साथ 24 घंटे, हर सेकंड, हर लम्हा वो मेरे साथ है। चाहे वो ओम जी हो, नसीर हो, जिनसे मैंने सीखा है, जिनको मैंने देख के सीखा है, मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। बाकी जो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हर जिंदगी में होती है, कोई भी जिंदगी ऐसी बिल्कुल ऐसी सीधी सपाट चलती नहीं है। हमें यहाँ पर उस वक्त उस जिंदगी के बारे में बात नहीं करनी है। हमें ये याद रखना है कि ओमपुरी हमारे एक इंस्पिरेशन थे, इंस्पिरेशन हमेशा रहेंगे। थैंक यू। मीना गुप्ता जी। मैंने बहुत काम किया है उनके साथ, तो यहाँ आने से पहले मैं कुछ याद करी थी क्या कहूँगी, तो बहुत कुछ तो याद नहीं आया क्योंकि बड़े दिन से काम नहीं किया, पर छोटी छोटी बातें पुरानी में से कुछ याद आई, बहुत सारी बातें, क्योंकि हमने बहुत काम किया।
बहुत सारी फिल्में फ्लॉप में भी काम किया, इसलिए ज्यादा पता भी नहीं लोगों को। So, मैंने कुछ ऐसा लिखा, I used to call him ओमी पापा। ओमी पापा, तुम एक मुस्कुराहट हो, तुम्हारी याद आती है तो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। तुम्हारी नटखट आंखें मेरी हिंदी पे मुझे छेड़ना, अरे नीना कहती है ओम मेरे संग चलेगा। मंडी फिल्म में कौशिक के साथ तुम्हारी नोक झोंक, मेरी नीना को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे धीरे धीरे गाड़ी चला के घर छोड़ना, अपने कछुओं से खेलना, घर को सजाने की छोटी छोटी चीजें लाना, मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाना, वैनिटी वैन में बैठ के गप्पे लड़ाना, मसाबा को प्यार करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, अपने पिताजी से उनकी नोक झोंक, अपने भाई बहनों के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा। बहुत कुछ है, धीरे धीरे याद आता है, कभी भूल जाता है, पर जब भी याद आता है कुछ भी, एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। तुम्हें और तुम्हारी बदमाशियों को याद करके तभी तो मैंने कहा तुम एक मुस्कुराहट हो ओमी पापा। थैंक यू पवन। भी है जो ओमजी के साथ काफी समय गुजारा। मैं चाहता हूं कि इनके लिए आप अगर जोरदार तालियां बजाएं तो मुझे मानते रहिए वो तालियां ओमजी के साथ जरूर पहुंची। चलती देखनी वो जरूरी। पवन नमस्कार। ओम जी को मैं मिला तो गांधी फिल्म के वक्त था, पर जान पहचान सही मायने में 1982 में बॉम्बे आया। मैं जाने भी दिया फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट था और मैं उन्हें पापा जी बुलाता था। और मैं इतना जानता हूँ कि एक्टर अच्छे आदमी सभी जानते हैं, पर ये जिस तरह का काम करते गए, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हॉलीवुड में हो, सही मायने में अभी तक किसी ने हॉलीवुड सही मायने में अभी तक अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया है तो वो ओम जी ने ही किया। और जैसा कि सबने बोला कि बहुत अच्छे आदमी, कमाल के एक्टर, पर मैं कुछ दो छोटी सी चीजें शेयर करना चाहूंगा कि मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था जाने विदे यारों में, और उसमें कई काम करते थे हम लोग, तो प्रॉपर्टीज भी मैं कर रहा था। और उनका जो कैरेक्टर था वो हमेशा शराब पीता था और एक हमने पेग मेजर उनके हाथ में रखा हुआ था। तो जब भी कभी शॉर्टकट होता था तो मैं उनके पास जाता था कि वो पेग मेजर दे दीजिए। तो कुछ घंटे के बाद उन्होंने मुझे बोला यार तो फिक्र ना कर, लंबी ब्रेक होगी तो आना, नहीं तो मैं संभाल के रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता था प्रॉप संभालना। और वही हुआ, वो पेग मेजर कभी कहीं नहीं गया, या उनका प्रॉप कभी उन्होंने खोया नहीं, या उनके कपड़े तय होके शाम को मिलते थे। और फिर हमने कई फिल्में की बाहर, हम आउटडोर्स में बहुत टाइम एक साथ बिताया। एक फिल्म हमने की, ब्रिटिश फिल्म थी ब्रदर्स इन ट्रबल, जिसमें मैं लीड कर रहा था। और ये किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा, उससे उनकी शख्सियत का पता चलता है। तो हमसे वहाँ जो ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लंदन में कहाँ रहना चाहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं गेलॉर्ड रेस्टोरेंट के पास, इफ यू कैन डू अरेंजमेंट, बिकॉज माय फ्रेंड वाज वर्किंग एज अ मैनेजर देयर। और हम जो भी हुआ उसके फाइनली हम एक फ्लैट गेलॉर्ड के पास शेयर कर रहे थे, एक अपार्टमेंट। और जब पहले दिन हम पहुंचे तो उन्होंने पूरा घर का मुआयना किया और फिर मुझसे कहा कि तेरे जो दोस्त हैं भाटिया साहब, उनसे पूछते हैं मसाले कहाँ मिले। मैंने पापा जी मसाले क्यों? नहीं खाना बनाएंगे यार, पूरा इक्विप्ड किचन है। तो ऐसे नहीं खाना वाना क्यों बनाएंगे, गेलॉर्ड इसीलिए मैंने पास में बोला।
और नीचे एक 24 आवर्स स्टोर है, कभी देर हो जाएगी तो वहाँ सैंडविचेस मिलते हैं, और नहीं यार रोटी बनाएंगे, तो ऐसे मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं बर्तन धो दिया करूंगा, मुझे खाना बनाना बहुत बोरिंग लगता है, मैं बनाऊंगा यार, तू चिंता ना कर। सो एनीवे भाटिया साहब के पास से हमारे पास मसाले आ गए और वो खाना बनाया करते थे, और कभी भी हमारी टेबल ऐसा नहीं हुआ कि हम सिर्फ दाल से सब्जी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, हमारी टेबल पूरी भरी होती थी। और मैं एक सीन था, कभी कभी उसके लिए आटा ले आता था गेलॉट से, जस्ट टू रिहर्स कि मुझे रोटी बनानी, तो जो आटा साफ रहता था वो बोलते थे ए तू छुआ तो नहीं, और उसमें जैसे माएँ हमारी करती थी ना कि रात की सब्जी बची है तो उसमें उसको स्टफ्ड परोठा बना दिया, और वो 1 महीना रहे और मैं 2 महीने रहा था क्योंकि मेरा रोल बड़ा था, और उसी वजह से उन्होंने एक रोज मैं अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और मुझे बर्तन धोने की आवाज आई, तो मैं दौड़ कर बाहर आया, मैंने बोले पापा जी ये मेरा काम है, तुझे नहीं करना, और नहीं यार तेरा रोल बड़ा है, तू स्क्रिप्ट पढ़ रहे से मैं कहीं खाली है। और कुछ टाइम से मैं बहुत रेगुलर नहीं मिल रहा था, और हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया, बहुत मुश्किल होगा भूलना, और अभी मुझे सिर्फ बार बार यही दिमाग में आता है कि अब मैं उनको चलते हुए कभी भी वो यारी रोड 7 बंगला से चलते हुए आ जाते थे, और शायद बहुत सारे लोगों को लगता हो कि अब मैं स्टार हूं, कुछ ऐसा कभी भी फीलिंग नहीं थी साथ में, एंड आई विल ऑलवेज मिस इट। और खासकर बहुत सारे कुछ आउटडोर्स किए, उसमें बहुत बहुत अच्छा टाइम बिताया, और कुछ आउटडोर्स ऐसे थे कि बहुत लंबे थे, सिटी ऑफ जॉय जैसे, या ये तो ब्रदर्स इन ट्रबल के टाइम तो 1 महीना एक ही अपार्टमेंट में रहना। एज एन एक्टर जो वो काम करके गए हैं, इवन यहाँ पर जो सबसे अच्छे एक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसमें भी बहुत ऊपर नाम आता है पुलिस साहब, चाहे सी ग्रेड फिल्म दे दीजिए, चाहे आप किसी भी तरह की इनको फिल्म दीजिए, वो अपने रोल में ऐसे समा जाते थे, एंड इंसान के तौर पर और एक्टर के तौर पर वो हमेशा एग्जाम्पल रहेंगे, एंड आई विश हिम जहां भी हैं खुश रहे, आई विल ऑलवेज मिस हिम। थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वैसे तो टाइम डेथ नहीं है, सबको जाना है एक दिन, पर जितनी बार भी गेट टुगेदर हुए हैं, ये 2, 3, 4 बार लोग मिले, जिस तरह से इंडस्ट्री आई है और जिस तरह से आई फील वेरी गुड कि इस तरह का उस शख्सियत को जो रिस्पांस मिला है। नहीं तो जनरली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर आगे पीछे फिल्म से जुड़ा हुआ कोई ना हो तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। पिछले 13 दिन से सच कहती हूँ, ऐसा एक भी मिनट नहीं गया जब मैंने ओम जी को याद नहीं किया हो। कुछ ऐसा हो गया कि उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते क्यों वो इतनी तकलीफ दे रहे थे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इतने अच्छे व्यक्ति का, इतने समझदार व्यक्ति का ऐसा अंत क्यों हुआ, और वो जिंदगी में घबराहट पैदा हो जाती है। बहुत प्यार करते थे। नीना चली गई? मुझे ये कहना है कि हम बैठिए, गए कोई बात नहीं, तो और भी अच्छी तरह से कहूँ। तो ओम जी से वैसे मंडी से पहले का मेरा रिश्ता है, क्योंकि ओम जी जब एनएसडी में थे तो मैंने शॉर्ट टर्म एनएसडी में कोर्स किया था, और उस समय उत्प्रेती साहब थे, वो म्यूजिक के टीचर थे। तो पता नहीं मुझे भी ऐसा शौक है, कभी टेबल बजा के गाया, कभी कुछ गाया, तो उत्प्रेती साहब के कानों में मेरी आवाज़ पड़ी, तो एक दिन अपनी क्लास में ले गए, और उस क्लास में ओम जी भी बैठे थे। मैंने गाया होगा, ओम जी ने सुना होगा, मैं निकल गई, पर ओम जी के दिमाग में वो गाना अटका हुआ था। फिर मंडी हुई, फिर बहुत सारी फिल्में हुई। जो भी व्यक्ति श्याम बाबू के साथ फिल्म करता है तो वो एक परिवार में बनता जाता है। ओम जी हमारे उस परिवार की सबसे अहम, एक जिसको कहते हैं कि उनका एक ओहदा था, और बहुत ही प्यार से सबके साथ होते थे, पर उन्होंने मुझे मरवा दिया। वो कभी भी कहीं भी रात के 12 बजे, सीमा भी यहाँ बैठी हुई हैं,
रात के 1 बजे कहीं सड़क पे हो, कहीं झालावाड़ में हो, कहीं भी बैठे हो, यार तुम्हारा देखो एक राजस्थानी यहाँ पे बैठा है, यार 1 मिनट वो गाना गा के बताना। तो मैं कौन सा, तो मैंने उस पर लगा दिया है, तुम गाओ। मैं ओम जी मैं भी नहीं गाना, तुम बड़ी चुड़ैल है, बात नहीं मानती, बड़ी स्टार बन गई, तो कुछ भी डांट देते थे वो, और डांट को सहना पड़ता था। तो पहली बात कि इससे आगे मैं बढ़ूं, कुछ ऐसा हुआ, छोटे छोटे रोल करते हुए मेरी जिंदगी में एक इंटरनेशनल फिल्म आ गई है, वो भी ओम जी के साथ। अब तक की फिल्मों में रोल छोटे होते थे, समय बहुत होता था, तो मैं उनके साथ बहुत मजाक करती थी, ये तो बिल्कुल आमने सामने। और वो उनकी तिरस्कृत वाइफ जो कि पाकिस्तान के पंजाब से थी, तो लेटली उर्वी ने जब उर्वी ने मुझे सेलेक्ट किया तो ओम जी से कहा इला अरुण को, तो उन्होंने कहा इला क्या करिए, वो तो राजस्थानी है, उसको पंजाबी आता ही नहीं। तो लेस्ली ने कहा ओम जी इज सेइंग लाइक दैट, वुड यू डू इट? आई सेड आई विल टेक अ चैलेंज, डोंट टेल हिम एंड आई नीड अ कोचिंग। फिर एक उर्दू में स्क्रिप्ट आ गई, उन्होंने कहा ओम जी ने कि इला से ना उर्दू में पढ़वा लो क्योंकि पंजाबी नहीं कर पाएगी। उसको देखते ही मेरा तबका बदल गया, मैं तो किसान की थी, आप हुजूर होने लगा। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान से कोच आया, ये उनकी महानता है कि पाकिस्तान की जो पंजाबी वो थोड़ी अपने यहाँ की पंजाबी से अलग है। मैंने सीख लिया। उसके बाद जहाँ जहाँ हम गए, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे टोरंटो हो, हर जगह उन्होंने यही बात कही कि देखो मैंने इला को ऐसे कहा था, पर वो मुझसे अच्छी पंजाबी बोलती। हर वक्त वो मुझे अभी बोलते थे कि बोल के बताओ। तो एक तो उनकी ये महानता थी, और मतलब वे डायलॉग बोलने के बाद किसको याद रहते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे शक्ल देखने लगती थी। फिर यही हंसी और ऐसे ही वो देख करके आपको घूरते थे। जब हम बेस्ट इज बेस्ट में थे तो रात को मुझे लगता था हमें 5 स्टार में ठहराया, अच्छा खाना खाएंगे। वो क्या करते थे, चलो खाना खाने, क्या खाओगे? मैं तो वेटर का डब्बे का खा रहा हूँ, तुम्हें भी वो खाना पड़ेगा। हमेशा उन्होंने वेटर के डब्बे का हमें खिलाया। तो मतलब एक सादगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ईशान की बुआ कैसे बनी। एक दिन वहाँ छत पे बैठे थे, नीना और भी लोग थे, तो उन्होंने कहा इला तुम मेरे लड़के की बुआ बन जाओगे, तुम्हें मैंने उस नजर से देखा नहीं, बाकी नीना को बुआ नहीं बना सकता। मैंने कहा यार ये, तो बोले तुम बुआ बन जाओ। उस दिन से मैं बुआ बन गई ईशान की। और फिर उसके बाद देखिए हम टोरंटो के वहाँ खड़े हुए थे, बोले तू कैसी बुआ है, कैसी बहन है, आज राखी तो राखी नहीं बांधेगी। आई जस्ट रश टोरंटो की उसमें गए, एक जगह से मैंने कुछ लिया, कुछ ऐसे बच्चों के जो क्लिप के नहीं लगाते हैं, उसमें डोरा वोरा बांध के ओम जी के बांध दिया, मुझे $100 मिले। और उसके बाद अभी जब NSD में अलका जी की बर्थडे मनाई गई थी, सब लोग गए थे, फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ये गाना मैं अक्सर उनको सुनाती थी जो मैं गाने वाली हूँ। फिर पकड़ लिया और कहा इला अरुण का, उसको बुलाओ, चुड़ैल इधर आओ, इला अरुण का गाओ तनक चढ़िया की। मुझे ये समझ में आया कि वो मुझे क्यों कहते थे गाओ, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा गाती थी, इसलिए कि वो खुद बहुत अच्छा गाने लगे थे इस गाने को। और हमारे बीच में डील हुई थी, मैंने कहा वो ये चाहते थे इसको आगे में लगा दूं, फिर मैं सबको सुनाऊं तो मैं कितना अच्छा गाती हूँ। एक तो दमदार आवाज, फिर वो गाते थे। तो हमारा ये तय हुआ था कि मेरे सन इन लॉ ध्रुव के साथ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और ओम जी को मैं प्रेजेंट करूंगी। वो दिन तो आया नहीं, पर आज आपके लिए आपके बिना कहे मैं वो गाना गाती हूँ। वो गाना क्या था, ट्रक वालों से मैंने सीखा था, तो जो उसका झोल है ना, ऊपर गई आवाज और नीचे गिरी, यही ओम जी को पसंद आता था, तो उन्होंने सुन लिया था। वो ऐसे था, और तनक चढ़ारी कांचली ने काख माले गयो रची जो गयो पड़ो मेला में हम बे बीजनी ले गयो रे दादा भाई बीजनी ले गयो। अरे ये गाते थे, ता 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 गुलगुला में खार जाऊं लो रे थारी पोड़ी में पटेड़न तोरण मार जाऊं लो, हासा मार जाऊं लो। और
सोनी जूही जी प्लीज आइए। इससे पहले अनुप और जूही आए, इस दौरान मैं ओम जी मुझे कश्मीरी में गाली बहुत देते थे। उनको ये के रहना ने एम के रहना ने अनुपम खेर ने सिर्फ कश्मीरी गालियाँ सिखाई थी, और जब भी मेरे फोन पे बात करते थे सिर्फ कश्मीर में गालियाँ देते थे। और मुझे बोलते थे कि भैया तू रात का मेहमान नहीं है, तू दिन में आएगा, सुबह जैसे ही डूबता है तो मुझे दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ना तू शराब पीता है, ना तू मीट खाता है, ना तू भैयाशी करता है, ना मस्ती करता है। और डांट के मुझे घर से रात को बाहर निकाला करते थे। इस 15 मार्च को हम सब साथ में जाने वाले थे अमेरिका, बट एज फेट डिडंट अलाउ दैट टू हैपन। हियर वी आर। सभी बोल रहे हैं। आदाब, नमस्कार, very good evening to all the lovely people who love Babuji. I call him Babuji. And मेरे पापा मम्मी और उनका रिश्ता 70s से है और वो अलग है। I was very fortunate क्योंकि मेरा उनसे अलग रिश्ता बना। मेरी पहली फिल्म काश अब हमारे होते, उसमें वो मेरे फॉस्टर फादर बने थे, शरद कपूर के पिता थे, मगर मुझे पाला था उन्होंने, तो उसमें मैं उनको बाबूजी कहती थी। नाउ ही हैड बीन ओम अंकल, ओम जी, और मुझे जब तक मेरी पहली फिल्म नहीं हुई थी तब तक फिल्मों से काफ़ी दूर रखा गया था, लाइक ऑल पंजाबी फादर्स। सो नाउ आई वाज एक्टिंग विद ओम जी। अब ऐसा हुआ कि वो सीन था हमारा कि ओम जी फ्रेम में है एंड आई एंटर, और उन्होंने शरद कपूर को मार दिया है। एंड मैं आती हूँ और पीछे से सिर्फ मैं कहती हूँ बाबूजी आपने क्या किया, और उनका कुछ ऐसा वाला डायलॉग था कि ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था डायलॉग थी। सो आई केम एंड आई सेड बाबूजी आपने क्या किया, नादरा जी आपने इतने दिनों से कोरबाई नहीं खिलाया तो और क्या होगा। Obviously, I was like, ये क्या हो गया? And वहाँ पे रविंद्र पीपट जी was there. He said, ओम जी आप क्या करो? अरे क्या करो यार, ये बच्चियों की आवाज़ अपनी मम्मियों से इतनी मिलेगी तो और क्या होगा? So that was my ice-breaking moment, and from that day he became Babuji. शूटिंग कनाडा में थी, कैलगरी में, और ऐसे ही वो गप्पे मारने के लिए बुलाते थे कमरे में, तो हम लोग जाते थे, I mean 4-5 of us, and कुछ ऐसा हुआ that we were talking about birthdays, and he asked when is yours, मैंने बताया रावी थी, हम लोग सब बता रहे थे, and I said आपका कब है, तो वो बड़ा गिनाने लगे, अरे अक्टूबर में बड़े सारे बर्थडे हैं, 17-18 अक्टूबर को तो बहुत लोग हैं, जैसे 18 अक्टूबर को मेरा, 17 अक्टूबर को स्मिता पाटिल, और फिर बोलकर चुप हो गए, and he just looked at me, and I could see that he's a little awkward. और मैंने सिर्फ ऐसे कहा कि I understand बाबूजी, and he said, ऐसे ही घूंट लिया, रखा और कहा you must understand, अगर तुम्हें अच्छा कलाकार बनना है बेटा तो रिश्तों को समझना और उनकी इज्जत करना। लेटर बाबूजी और मेरे रिश्ते को एक और मोहर लगी, मैं ईशान को राखी बांधता हूँ। So I'm in a way Babuji and I'm his daughter. कुछ phone calls बड़ी interesting. काश आप हमारे होते didn't do well, and of course I was stamped as flop. So कुछ ऐसी एक दिन बात हुई, किसी वजह से मेरा उनके साथ phone call हुआ right after the film, and he said कैसी हो, तो मैंने ऐसे कहा हाँ ठीक है, क्यों क्या, मैंने कहा अच्छी फिल्में नहीं मिल रही हैं, क्या करूं, तो क्या हो गया मत करो। He said तुमको क्या राज बब्बर की तरह 4 बहनें बिहानी हैं, भाइयों को सेटल करना है या मेरे जैसे पूरी फैमिली को सेटल करना है, घटिया काम मत करना लड़की। ओके, एंड नॉट दैट आई मेड अ चॉइस, गॉड वाज वेरी काइंड, घटिया काम आया ही और ना अच्छा काम आया। So at least I was not known for घटिया काम। A very recent conversation. दिवाली पे उन्होंने फोन किया था मम्मी को और कहा मैं चाहता हूँ कि ईशान आपकी वर्कशॉप करे, अब वो बड़ा हो गया है, अब बस आप लोग अपनी छाया में ले लीजिए और उसको बना दीजिए, अब बड़ा हो गया वो। एंड ऑफ कोर्स मम्मी से, पापा भी बॉम्बे में थे, सो बात हुई अच्छे से। एंड देन ही कॉल्ड मी
एंड ही सेड द सेम थिंग टू मी कि मैंने नागरा जी को कह दिया है और वो आएगा, और मगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो रेगुलरली क्लास में आए और ठीक से सीखे वगैरह वगैरह। एंड ही सेड तुम क्या कर रही हो आजकल? एंड आई सेड कुछ खास नहीं बाबूजी, बच्चा, घर, पति। पॉज। बेटा यही खास है और क्या खास? इस थिंग तुम टैलेंटेड माता पिता की बेटी हो, एक्टिंग करनी है ना, जिंदगी भर है बेटा एक्टिंग करने के, बुढ़े हो गए हम एक्टिंग कर रहे हैं अब तक, इसे अभी जो खास है ना और जो जरूरी है वो करो। सो बाबूजी, trying to do my खास right now, love you always, रिश्ता कायम रहेगा ईशान की में, and like I said, I respect relationships, so lovely to see all of you, so lovely to see Seema ji. Thank you. देखो ने मेरी तरफ से एक्चुअली पुरी साहब के बारे में कुछ कहना इनकम्प्लीट होगा अगर मेरे साथ यहाँ पर नीना गुप्ता नहीं हो। नीना आर यू इन द ऑडिटोरियम? वो चली गई? अरे यार देखा, मैं हमेशा उसको बोलता था पुरी साहब से बच के रहे, बच के रहे, बच के रहे। ठीक है, पुरी साहब बड़े दिल फेंक आदमी है, फिर को कभी अपने नेशनल अवार्ड दिखाते हैं ना, अंदर कर लेंगे तो समझते हैं। पुरी साहब, नीना चली गई, देख लो, मेरे आते ही चली गई। क्या बोलूं मैं, मेरे को अच्छी तरह याद है ये यही किस्सा जो है। पुरी साहब, वो सुषमन पिक्चर बन रही थी, वो कुछ वीवर्स के ऊपर थी, तो पुरी साहब जो है वो अपने कैरेक्टर में हमेशा बड़े मेहनती, कितने इंसान थे और कितने मेहनती एक्टर थे। तो वो एक्चुअली हैदराबाद से कहीं दूर किसी जगह पे एक पोचमपल्ली में अपने एक जहाँ पर वो वीवर्स की वो लूम्स हुआ करती थी, वो वहीं रहते थे, ऐसा वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, अपना डिनर भी करते थे, ताकि उनको एक्चुअली वो सीखना था असल में। तो उसके लिए हम सबको छोड़ के यहाँ पे होटल की बजाय वहां रहा करते थे और नीना को वहां बुलाते थे। तो मैं नीना को बोलता था मत जाओ, इनके नेशनल अवार्ड पड़े होंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएगी और मेरा पत्ता कट जाएगा। मेरे पास नेशनल अवार्ड क्या अवार्ड। तो हमारी ये बात चलती थी, हमारा ट्रायो था, इसीलिए मैं एक्चुअली नीना गुप्ता को बुलाना चाहता था कि ये ट्रायो हमने इतना एंजॉय किया सुषमन के दौरान, और हमेशा मेरा हाथ मरोड़ने में पता नहीं क्या इनको इंटरेस्ट आता था कि जब ले मेरा हाथ पकड़ के बस घुमाते रहते। वो एक बार, बल्कि श्याम बाबू यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, मेरे को अच्छी तरह, मैंने गलती से, मेरी आदत है कई बार कुछ ऐसा ह्यूमर करने की, तो वो सुषमन जो है वो वीवर्स के ऊपर थी, कपड़े बनाने पे, और मतलब बुनने वालों के ऊपर थी। तो एक बार हम, तो वहां पर पुरी साहब वगैरह हम सब खड़े हुए थे, बाद में पुरी साहब ने मुझे बहुत डांटा वो कहने के लिए, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, श्याम बाबू ये पिक्चर बुनकर कब तैयार हो जाएगी? तो वो बुनकर तो श्याम बाबू को बड़ा गुस्सा है, पता नहीं क्यों, किसी बात से परेशान थे, और उन्होंने विस्की का गिलास मेरे मुंह पे विस्की तो फिर पुरी साहब ने मुझे डांटा और कहता यार तू बड़ा कमाल का आदमी है, देखो ये तेरे को ऐसे तेरे अपने टाइप के जोक करने की क्या जरूरत थी श्याम बाबू के सामने। मैंने कहा जी मैंने तो बुनकर इमीडिएटली इस्तेमाल कर लिया ऐसे। मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब क्या है, एक तो मेरी बातों पे हंसते थे, कांस्टेंट हमारा ये होता था, कभी शॉर्ट नहीं होता था तो हम लोग बैठे रहते थे, मजाक करते रहते थे, हमारी आदत थी। मेरा उस पिक्चर में थोड़ा सा एक सीरियस रोल था, तो वो हंसते हंसते क्या हुआ, शॉट रेडी हो गया और श्याम बाबू ने कहा था एक ही बार में करना है, ये उधर में एक व्हील होती थी ना कि 400 फीट चलेगी, और मेरा कुछ सीन ऐसा था, उनकी बैक थी और मेरा फ्रंट था, और बाद में उनके शॉट होने थे, तो वो हंसते हंसते मैं गया, शॉट रेडी हो गया, मैंने डायलॉग याद किए हुए थे वो ये, और मैंने आके गुस्से में वो पुरी साहब को मुझे डांटना था, खबरदार तुम अगर ऐसा किया और ये किया। तो मैंने अपना डायलॉग बोलने शुरू किए और इनकी बैक और ये हंस रहे थे ताकि मुंडी भी ना हिले, तो बैक शॉट है। मेरे को कैसे वो
पूरा डायलॉग कंप्लीट करना पड़ा, मेरी हालत हो रही है। और वो चामा बोल था कट नहीं करना बीच में। अभी वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड एक्टर थे, बड़ी मुश्किल से तो काम मिलता था, वो भी आधे में कट जाएगा तो कैसे रहेगा सर। तो जब शॉट खत्म हुआ तो मेरी हालत, मैंने कहा पुरी साहब क्या कर रहे हो आप यार, मेरा सीरियस सीन चल रहा है, आप हंसी जा रहे हो। वो कहते यार तू अभी तो हंसा रहा था सबको, अब तू गुस्से में कैसे हो गया तू। मैंने कहा यार नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हो, आपको पता है कैसे एक्टर चेंज होता है ना। कहते नहीं यार तेरे को गुस्सा सूट नहीं करता, मैं इसलिए हंस रहा था सर। गुस्सा क्यों करता है, गुस्सा होने की जरूरत क्या। पर मैंने कहा मैं कैरेक्टर है मेरे में, क्या करूं यार, मेरे को गुस्सा तो होना पड़ेगा। तो ये पुरी साहब हमारे, और खैर मेरा तो आप अगर समझे तो हमारी शुरुआत जो है, मैं अच्छी तरह याद है अगस्त 1979 में आया था ये शक्ल को लेके। तो बहुत ही अंदर से हिला हुआ हौसला था, सपना बड़ा स्ट्रॉन्ग था। बड़ी खुशी की बात थी कि पृथ्वी थिएटर का आगाज हो गया था, पृथ्वी थिएटर खुल गया था, तो थोड़ा कुछ अपना टैलेंट दिखाने का मौका। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 9 अगस्त को एक्चुअली लैंड तो नहीं, मैं ट्रेन से आया था। अब तो लैंड ही नहीं किया, ट्रेन से आया था। तो पृथ्वी थिएटर आया और 10 अगस्त को बिच्छू प्ले ऑलरेडी चल रहा था। और रंजीत कपूर ने मुझसे कहा यार हमारा एक एक्टर चला गया, तू तो बिच्छू में बैक स्टेज काम कर चुका है, तो तेरे को डायलॉग याद हो गए, ऐसा करके 16 अगस्त को पृथ्वी थिएटर में प्ले है, तो तेरे को 16 अगस्त को ये शो करना। पुरी साहब उसमें मेन रोल करते। तो मैंने कहा मेरे पास तो रहने का ठिकाना नहीं है, अभी पता नहीं है। मैं अपने रिश्तेदारों के बाइकला रहने गया था, उनको बताया कि मैं एक्टर बनने आया हूं, तो 3 दिन से उसने बात ही नहीं की मुझसे। तो वो बात करना बंद कर दिया उन्होंने। वो बार-बार मेरी तरफ देखते रहते हैं, ये कह क्या रहा है। प्ले था और बिच्छू प्ले में अब मैंने सोचा है ये पृथ्वी थिएटर है, यहाँ पर सब है, पुरी साहब, रत्ना, सुप्रिया, करण राजदान, अथर नवाज पता नहीं यहाँ है शायद, हाँ अथर वो रोल करता था। अथर लखनऊ चला गया था और मेरे को वो रोल बाई चांस मिल गया। थैंक यू अथर, थैंक यू वेरी मच। वो अगर तू नहीं छोड़ के जाता, तू लखनऊ नहीं जाता तो मैं दिल्ली में बैठा होता। मैं शुक्रगुजार इसलिए हूं कि पुरी साहब वो एक्टर रहे हैं, वो इंसान रहे हैं जिन्होंने बैरियर्स ब्रेक किए, जिन्होंने वो सीमाएं जो हैं उनको लांघा है। जब 70s 80s में सिर्फ ये बोला जाता था कि चॉकलेटी फेस जो है, जो अच्छे फेसेस हैं वो ही फिल्मों में आ सकते हैं। पुरी साहब आप नहीं होते तो हम नहीं होते, क्योंकि आपने जो जंग लड़ी, जो आपने जद्दोजहद की, जो आपने कितनी मेहनत से, हमने पुरी साहब को मेहनत करते हुए देखा है, जूझते हुए देखा है, उन सीमाओं को पार करते हुए देखा है कि जब इस तरह के एक्टर का जो नॉन कन्वेंशनल लुक्स लेके आते थे, उनको हिंदुस्तान क्या, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर उस फेस को सबसे बेस्ट फेस करा। पुरी साहब का तो हम लोग बड़े धन्यवादी हैं कि वो इस तरह की एक सिनेमा को छोड़ के गए हैं जो हम हमेशा याद रखेंगे और हमेशा उनको दुआएं देंगे कि आपने एक्चुअली हमारे लिए रास्ता बनाया। एक्चुअली आप गए नहीं हो, आप तो हमारे साथ हो, क्योंकि आप हो तभी आप जैसे लोग जो है वो और इस इंडस्ट्री में आएंगे और जबरदस्त एक्टर्स बनेंगे, क्योंकि आपको याद करेंगे और आपको अपने पास रखेंगे और आपको अपने साथ रखेंगे, तभी हमें वो हौसला और वो ताकत जो है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि पुरी साहब आप गए नहीं हो, आप हमारे साथ ही। धन्यवाद। कोई ऐसी है ना, एक ऐसी बात ओम जी की, हालांकि आपने बहुत कुछ जिक्र किया जो बहुत कुछ सिखा गई आपको, जब मैं आप सिनेमा की बात करता हूँ या मैं एक्टिंग की बात करता हूँ। देखिए ओम जी एक बहुत बड़े कारण थे कि मेरे उस तरीके के एक्टर बनने में, जिस तरह के एक्टर रूप में जाना जाता हूँ। एक उन्होंने मुझे एम्बिशन दिया, मुझे ये बताया, उनके काम ने ये बताया
कि हम लोग जो छोटी जगह से आते हैं वो किस तरह के सपने देखेंगे और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने वो ऊंचाई दिखाई, वो उन्होंने काबिलियत दिखाई जिसको अचीव करने के लिए आज तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े महान नायक थे और बहुत ही महान व्यक्ति थे। एक चपरासी से या किसी बहुत बड़े अमीर आदमी से उनका रिश्ता बराबर का होता था। वो किसी को काम से, किसी के पैसे से किसी को नहीं तोलते थे। वो हर इंसान के साथ में जिस तरह का व्यवहार उनका होता था वो मेरे ख्याल से मैंने बिरले ही किसी व्यक्ति में ये खासियत होती है जो ओम भाई में। क्या अलीगढ़ देख पाए हो? अलीगढ़ मतलब देख नहीं पाए थे, इसका अब मुझे अफसोस कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बराबर जब भी कोई उनको बोलता था कि अलीगढ़ देखने के बारे में या मेरे परफॉर्मेंस के बारे में या बुद्धिया सिंह के बारे में भी बहुत ज़्यादा वो जिक्र करते थे कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बिजी रहते थे। कभी एक शहर में टिकते नहीं थे। किसी न किसी फंक्शन में, किसी दोस्त के शादी में, किसी दोस्त के बेटे की शादी में, किसी दोस्त के पोते की शादी में, या किसी जानने वाले, और उनके जानने वाले हज़ारों थे। मेरे जैसे कई हज़ार लोग जो है उनके साथ एक बराबर का रिश्ता बना के रखना ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल काम है, लेकिन वो भाई करके रखते हैं। अलीगढ़ की बात करें तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको फिल्म फेयर मिला है, 2 फिल्म फेयर मिले हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है? नहीं, अब मुझे ये पता चला कि ये अवार्ड जो है एक ही रात में एक एक्टर को 2 अवार्ड कभी नहीं मिले। मैं भी काफ़ी चकरा गया हूँ और काफ़ी सरप्राइज हूँ, लेकिन अलीगढ़ को सम्मान मिल रहा है, अलीगढ़ को इतनी इज्जत मिली। एशिया पैसिफिक जो विश्व का इतना बड़ा अवार्ड है वो मुझे मिला अलीगढ़ को की वजह से। मेरे ख्याल से ये साल अच्छा रहा। ओके मनोज, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब मैंने एज एन एक्टर इतना अप्रिशिएट करा जाता है और इस तरह के बड़े अवार्डों से नवाजा जाता है और बहुत चूजी रहे हैं आप फिल्मों के लिहाज से। देखिए, मेरी जिम्मेदारी तो मैं सिर्फ परिवार की रखता हूँ। मैं लोगों के एक्सपेक्टेशन को मैं कभी काउंट नहीं करता। वो इसलिए काउंट नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो रोल्स आते हैं वो अलग अलग चुनौतियाँ लेके, अलग अलग चैलेंजेस लेके आते हैं। तो अगर आप सिर्फ रोल्स पे ही ध्यान दें, रोल्स बड़ी तन्मयता से करें, तो सबके एक्सपेक्टेशन जो है पूरे हो जाते हैं। किसी की एक्सपेक्टेशन को अगर आप सबसे मेन चीज़ बनाएंगे तो उससे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो रोल आ रहा है उसी को अगर करने में मन लगाएंगे तो उससे हम सबके अपना भी एम्बिशन पूरा करेंगे, अपने ख्वाब पूरा करेंगे और लोगों के भी जो आशाएं हैं उसको भी पूरा कर पाएंगे। कल हमने शाहरुख का इंटरव्यू किया और शाहरुख कहीं रईस फिल्म को लेके आ रहे हैं और उन्होंने कहा, बाकायदा नाम लिया आपका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जीशान का। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो एक्टर रियल स्पेस में काम करते आए हैं वो जब मेरे साथ एक्टिंग करते हैं या कोई सीन करते हैं तो मुझे अपना एक्टिंग करने का या उस किरदार को कन्वे करने का तरीका ही बदल देता हूँ। मैं इतना इंस्पायर हूँ मैं इन सबसे। ही टेकन योर नेम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड जीशान। देखिए, शाहरुख मेरे पुराने जानने वाले रहे। जब हम 17, 18 साल, 19 साल के थे तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और शाहरुख इतने बड़े स्टार हैं, मतलब मेगा स्टार जिसे कहें हमारे कंट्री के। इतने ऊंचाई जो है बहुत कम लोग हासिल करते हैं स्टारडम में। स्टार्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई शाहरुख खान नहीं। तो शाहरुख की हर अचीवमेंट पे उनका परिवार गर्व तो करता ही है, लेकिन शाहरुख को ये भी पता है कि उसका एक दूर खड़ा मनोज बाजपेयी जो दोस्त है वो भी उस पर बहुत गर्व करता है, क्योंकि मुझे पता है शाहरुख कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। और शाहरुख जो ये बात कह रहे हैं इसलिए क्योंकि वो शाहरुख इज़ वेरी हम्बल। मेगा स्टार की बात करें तो अमिताभ जी के साथ आपकी सरकार 3 आ रही है, तो कितने एक्साइटेड हैं पिक्चर को लेके? देखिए, सरकार 3 में सबसे जो कमाल की बात रही कि मुझे कई साल के बाद राम गोपाल वर्मा जी ने निर्देशित किया, डायरेक्ट किया, जिसका मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। फिर अमित जी के साथ ये मेरी चौथी फिल्म थी और उसका एक अलग एक्साइटमेंट था। मेरा रोल छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो भी मैंने जितने कम दिन काम किए उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। और ख़ास करके राम गोपाल वर्मा फिर से डायरेक्शन दे रहे थे जिसके कारण मैं हूँ, तो उसका मज़ा ही दुगुना हो जाता है। शाहरुख ने ये भी कहा है ना, व्हेन वी आस्क हिम कि कौन सा एक ऐसा बॉलीवुड गैंगस्टर है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है, ही सेड भिकू माता। Yes, I was there for the interview yesterday in Mehboob studio, and that too in आपको 2 बजे। I'm really thankful to him, क्योंकि शाहरुख भिकू माधव को अभी तक याद किए हुए हैं, मैं खुद ही भूल चुका हूँ। क्योंकि
19 साल पहले की बात है. So whenever I think of Satya and Bhiku Matre, I start feeling old, and I don't want to feel old. But thank you, Shahrukh. Thank you very much. Yeah. थैंक यू सो मच क्या ओमपुरी जी पे बायोपिक बननी चाहिए और बननी बनेगी चाहिए तो गिवन अ चॉइस वुड यू बी अ पार्ट ऑफ इट? I think मुझसे अच्छा कोई नहीं करेगा क्योंकि मैं ओम जी को बहुत निकट से जानता था. अब मेरे लिए मैं उनकी प्रार्थना सभा पे आया हूँ और मैं आज इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि उनकी जो यादें हैं वो उसको अगर आप उनके जो मेमोरीज़ हैं याद करके आप कभी उदास हो ही नहीं सकते. ओम भाई ऐसे शख्सियत थे कि ओम भाई को याद करके कोई भी व्यक्ति उदास नहीं हो सकता. इतने हंसमुख टाइप के थे, हमेशा हंसाते रहते थे, हमेशा कुछ ऐसी हरकत किया करते थे जिससे कि हंसी आती थी. तो टुडे आई एम रिमेम्बरिंग हिम विद लोड्स ऑफ हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.